क्या आप भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने जा रहे हैं? क्या आप भी कुछ ट्रिक्स यूज करके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 15 से 20 नंबर सीधे बढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। नर्सिंग फैमिली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम में लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आंसर राइटिंग टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाने वाली है। एग्जामिनर के पास जब आपकी कॉपी जाएगी तो एग्जामिनर को ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागी है। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी रहने वाली है और उस कॉपी में आपने अपना आंसर है कैसा प्रेजेंट किया है वो एग्जामिनर को दिखने वाला है। आपने एग्जाम में जो आंसर लिखा है वो कितना लिखा है, कैसे लिखा है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। और आप लोग एग्जामिनर का अटेंशन अपनी आंसर राइटिंग के माध्यम से कितना अटेंशन है वो ग्रैब कर पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करने वाला है। सो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता ही होगी। सो चलिए अब हम लोग कुछ ट्रिक्स है वो देख लेते हैं। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का एंड पार्ट मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैंने वो चीज़ बताई है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिर्फ आरयूएचएस के लिए ही हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, आंसर राइटिंग होती है करनी होती है वो सेम ही करनी होती है। सो सबसे पहला पॉइंट रहता है इसमें कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग लिख ही नहीं पाओगे। और आंसर राइटिंग में भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कॉन्फिडेंस रखिए। सेकंड पॉइंट है आपका टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर शुरू होते ही आपको टाइम है वो डिवाइड कर लेना है, या फिर आपको टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उस 15 नंबर के क्वेश्चन को 20 से 30 मिनट देने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 7 से 8 मिनट मिनट देने हैं। तो ये आपके टाइम का डिवीजन है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हालांकि जो पहले जो 3-4 पेज होते हैं उनमें आपको ज़्यादा टाइम लगाना है, ताकि एग्जामिनर का अटेंशन है वो आपकी कॉपी पर ज़्यादा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और टाइम का आपको डिवीजन करना है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता ही होगी। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 पेपर किसी के मान लो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर है तो वो एनाटॉमी में ज़्यादा जो टाइम है वो दे देते हैं और फिजियोलॉजी में वो टाइम ही नहीं दे पाते। हालांकि फिजियोलॉजी में उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो वो आप चीज़ का ध्यान रखें, टाइम डिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी पूरी कॉपी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपियां होती है, वो आपकी कॉपी को एक एक लाइन है वो पूरी नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर को जो मेजर मेजर चीज़ें दिखेगी उस पर ही उसकी नज़र जाती है। उनके पास बहुत कम समय होता है, इसलिए आपने कॉपी में कैसे प्रेजेंट किया है वो मैं आपको वैसे इंपॉर्टेंस बता ही चुका हूँ। प्रेजेंटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। तो फ्रंट पेज तो आपको अच्छा रखना ही है। एडिंग्स हैं वो भी आपको हाईलाइटेड रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी आपको हाईलाइट करना है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैं आपको अभी आगे एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा, तो उसको आपको नीचे यहाँ अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर की जो सीधी नज़र है वो उस पर जाए और बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है आपका पेज भरने का प्रेशर बिल्कुल मत लो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है 40-40 पेज भरने का प्रेशर लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप 30 पेज ही भरोगे तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी 30 से ज़्यादा पेज भरे नहीं। 30 पेज ही अगर आप भरते हैं लेकिन उसमें अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। अब हम लोग पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये चौथे पॉइंट का ही पॉइंट है कि क्वालिटी है वो बेटर होती है क्वांटिटी से। तो जो जितने आप पेज भर पाओ वो बेटर है। आप 40 भर पाते हो वो भी आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको उस बात का प्रेशर नहीं लेके जाना कि मेरे को 40 ही पेज भरने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 40 पेज भरने से ही नंबर मिलेंगे। नंबर आपको 30 में मिल जाएंगे यदि आपने उतना सफिशियंट कंटेंट और उतना साफ तरीके से प्रेजेंट किया है। अब हम लोग पांचवें पॉइंट की बात करें तो उसमें है ये आपका नर्सिंग एग्जाम में एग्जामिनर कंसेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन देखता है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो कंसेप्ट है उसको आपको लाइन कर देना है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने आपको ऊपर ही बताई है। अब मैं बताना चाहूंगा 6 नंबर पॉइंट, जवाब हमेशा इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। देखो जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आप लोग जैसे ये पॉइंट्स लिखते हो, जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया, कोई भी क्वेश्चन आया, फिर आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने मेन बॉडी लिखी और फिर आपने कंक्लूजन लिखा, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आंसर पूरा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट आंसर नहीं है। तो जब कंप्लीट आंसर एग्जामिनर देखता है तो वो ज़्यादा नंबर देने का है वो ट्राई करता है, ज़्यादा नंबर आपको कॉपी में मिलते हैं। तो ये चीज़ें का ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन से शुरू करिए, फिर डेफिनेशन लिखिए, तो एग्जामिनर को आपको टॉपिक समझने में भी एग्जामिनर को आसानी होती है। जब हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट है कि नर्सिंग टर्म्स है वो मेडिकल लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सी लैंग्वेज है वो यूज़ करके आ रहे हो। तो कुछ मेडिकल टर्म्स है आप लोग सब्जेक्ट वाइज चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं कि उस सब्जेक्ट के लिए मेरे को 50 या इतनी टर्म्स चाहिए, तो वो आपको निकाल के दे देगा। अब आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत ही अच्छा टूल है जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपकी जो मेडिकल लैंग्वेज है उसी को इस्तेमाल करना है, बहुत ईजी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी इस बार आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको बताना चाहूँगा, वैसे ज़्यादातर ये प्रयास करो कि आप लोग इंग्लिश में ही लिखें। वैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं जिसमें आप लोग जो टर्म्स वगैरह है उसको तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। बाकी
नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट से। हेडिंग्स को क्लियर रखना है और अंडरलाइन जरूर करना है। आप लोग हेडिंग्स लिखोगे तो अंडरलाइन जरूर करना है ताकि एग्जामिनर का जो अटेंशन है वो उस पर जाए। और हेडिंग्स को बोल्ड या अंडरलाइन करना है। डबल लाइन भी आप लोग नीचे लगा सकते हैं, एग्जामिनर को स्कैन करने में आसानी होती है और पॉइंट्स है वो सीधे एग्जामिनर को दिख जाते हैं। 9 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी पार्ट हमेशा पॉइंट्स या बुलेट्स में लिखो। कुछ अभी नए स्टूडेंट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ लिखते जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो बुलेट्स हैं उसमें लिखना है 1 2 3 4 पॉइंट, या फिर एरो लगा के है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, नंबरिंग यूज़ करनी है जिससे एग्जामिनर को क्लैरिटी दिखती है। अब बात करेंगे 10 नंबर पॉइंट की। डायग्राम जहां पॉसिबल हो वहां बनाना है, रफ भी चलेगा लेकिन लेबल्ड जो डायग्राम है वो आपको बना के आना है। और स्पेशली जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के देख रहे हैं, या फिर आपके फंडामेंटल के एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में होने वाले हैं उनके लिए भी, और डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हर पार्ट को आपको लेबल करना है, इससे आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स है वो लेते हो। डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाने हैं। आप लोग टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करनी होती है तो आपको टेबल भी अच्छी ही बनानी है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिंगल पेन से ऐसे सीधा बना के आ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनर का अटेंशन लेने के लिए आपको टेबल भी अच्छी बनानी है। हो सके तो अभी और भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं 12 नंबर पॉइंट की। 12 नंबर पॉइंट है प्रोसेस स्टेप्स वाले जवाब में फ्लो चार्ट सबसे अच्छा होता है। तो फ्लो चार्ट बना के आना है। जो आपके एमएसएन होंगे उसमें फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको स्टेप्स है वो ऐसे लिखने हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जिससे एग्जामिनर को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और वो आपके अच्छे मार्क्स हैं वो दे के जाएगा। अब बात करूँ 14 नंबर पॉइंट। एक ही जवाब को रिपीट नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, एक ही जो लाइन है, शुरू की लाइन है, उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं। प्रत्येक आंसर में जब वो लाइन को शुरू करते हैं तो वो एक ही लाइन को रिपीट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जामिनर से इरिटेट होता है और वो आपके मार्क्स है वो कम ही देना शुरू कर देता है प्रत्येक आंसर में। अब बात करूंगा 15 नंबर पॉइंट की, तो वो है सवाल में जो पूछा है वही लिखना है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिखाना है। ये लाइन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जो जितने भी पॉइंट्स है उसमें ये ज्यादा लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई डिजीज दे दी तो वो एग्जामिनर ने मान लो आपके उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही पूछे हैं, तो और आप लोग लिख के आ रहे हो कॉज वगैरह सारा कुछ लिख के आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है जो पेपर में पूछा गया है। तो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान है वो वहां पे नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपको कॉपी में दूसरा कुछ नहीं आ रहा तो आप लोग उसी को चेप किया जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वही लिखना है जो आपको पेपर में पूछा गया है। इरिलेवेंट कंटेंट नहीं लिखना है, ओनली रिलेवेंट कंटेंट ही लिखना है। इससे आपका टाइम का वेस्टेज भी कम होगा और एग्जामिनर इरिटेट भी नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स हैं वो मिलेंगे। अब बात करूंगा 16 नंबर पॉइंट की। लॉन्ग आंसर को आपको पहले करना है, ये मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर को पहले करना है। फिर आप लोग 5 5 नंबर के क्वेश्चन करो, फिर 2 2 नंबर के, और फिर आप लोग एमसीक्यू पे आ जाओ। 17 नंबर पॉइंट की बात करूं, 17 नंबर पॉइंट की, तो वो है आपका आसान सवाल पहले अटेम्प्ट करो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वैसे 15 नंबर का क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं और स्टूडेंट्स प्रिपेयर ही होते हैं, तो 15 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम है वो खपाना है। 18 नंबर पॉइंट की बात करूं तो 18 नंबर पॉइंट है हैंड राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। अभी तक आपकी जो भी हैंड राइटिंग है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, और अभी यदि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो अभी से लिखने का प्रयास करिए, लिख लिख के पढ़िए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग में थोड़ा निखार आएगा। तो हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस जो आंसर राइटिंग में नंबर उसी के ज्यादा आते हैं जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। बाकी कंटेंट होगा तब एग्जामिनर को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हैंड राइटिंग से, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप लोग कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे लाइन है वो स्पेसिंग है वो थोड़ा रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस ये जो आपको चीजें होती है ना वो ध्यान में रखनी होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट है वो स्पेसिंग है वो ज्यादा रख देते हैं, लाइनों को बीच में ज्यादा छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक रिलेवेंट और एक अच्छा आंसर लिख के आना है जिससे प्रोफेशनल लुक आए। ऐसा नहीं कि आप लोग, मैंने कई सारी कॉपी ऐसी देखी, एक लाइन यहाँ लिखी हुई फिर 2 लाइनें छोड़ के नीचे ऐसा लिखा होता है, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। 19 नंबर पॉइंट की बात करूं तो हर जवाब के अंत में एक लाइन कंक्लूजन लिख दो, जिससे आंसर है वो फुलफिल होता है। वो मैंने आपको शुरू में बताया ही था। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो ऐड करना चाहूँगा। आप लोग क्लाउड का इस्तेमाल करिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया तो आप लोग उसमें क्लाउड का इस्तेमाल यूज़ है वो कर सकते हैं। और आप लोग चार्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, चार्ट आप लोग बनाइए जो फिजियोलॉजी के या फिर एमएसएन के स्टेप्स होते हैं उसमें चार्ट का इस्तेमाल करिए। सर्कल का भी इस्तेमाल करिए जो मेन पॉइंट है उसको डालने के लिए। और एक बात बताना चाहूँगा, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी में या फिर कोई भी फंक्शन पूछा हो या फिर कुछ भी जो पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें होती है वो पूछी जाए, बेनिफिट पूछे जाए, जो भी चीज़ पूछी जाए, तो सबसे पहले आपको उसमें ऐसे जो
आपको स्टेप्स है वो लिखने हैं, फिर आपको एक एक पॉइंट है उसको डिटेल में समझा के आना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फंडामेंटल में भी ये चीज़ें काम करती है। जैसे आपको फंक्शन ऑफ नर्स पूछ लिया तो आपको ऐसे बना के आना है और फिर जो सारे पॉइंट्स है वो लिख देने हैं, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इससे एग्जामिनर का अटेंशन है वो जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है और स्मार्ट आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं आपको भी स्टेप्स है वो बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। जैसे आपका कोई पीडीएफ का क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले तो नेशनल लेवल एजेंसीज को एनलिस्ट करना है और फिर आपको उनमें से किसी दो को है वो डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो चलो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन है वो लिखना ही लिखना है। ये आप लोग मन से ही लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन पर एग्जामिनर का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो चाइल्ड के राइट्स को ध्यान में रखती है, हेल्थ एजुकेशन सेफ्टी, ये आप लोग मन से ही लिख सकते हो। याद रखने वाला पॉइंट इसमें यह है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये आपको इसके लिए कोई न्यूमोनिक्स है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसके लिए बहुत एक अजीब सी न्यूमोनिक्स यूज़ की है, जैसे मैंने N3 C3 I3 ये ऐसे करके इसको याद किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी आप लोग याद करने जा रहे हो चीज़, तो उसमें सबसे पहले तो पंच पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पंच पॉइंट क्या होता है, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें स्टेचुरी बॉडी ये आपका इंपॉर्टेंट इसका ये मैंने पंच पॉइंट सेलेक्ट किया है जो एग्जामिनर पर जिसकी नज़र है वो सीधे जाए। तो मैं ये लिख के एनसीपीसीआर और फिर लिख दूंगा ये स्टेचुरी बॉडी और इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। फिर आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका पंच पॉइंट हो गया, जो आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उसका पंच पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिससे आप लोग एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करोगे तो वो पंच पॉइंट आपका काम आएगा और उसको आप लोग ऊपर लेके आओगे तो एग्जामिनर का ध्यान सीधा उस पर जाएगा। अब सेकंड है इंपॉर्टेंट मार्किंग। इंपॉर्टेंट मार्किंग मेरे को याद करनी है। जैसे इसमें ये एस्टेब्लिश कब हुआ था 2007 में, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मार्किंग होगी। तो इसमें दो चीज़ें मैंने याद कर ली, ये स्टेचुरी बॉडी है और फिर मार्किंग होगी मार्च 2007। और फिर आपको एम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा फंक्शन पे आ जाओ। और फंक्शन आप लोग कैसे लिखोगे एग्जाम में उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपकी मेन बॉडी है, तो मैंने पंच पॉइंट बताया, इंपॉर्टेंट मार्किंग बताई और फिर ये मेन बॉडी है। इसको आप लोगों को ऊपर ऊपर सिर्फ ओनली पॉइंट याद करने हैं और इन पॉइंट्स के बेस पर आप लोग एम भी बना लोगे, ऑब्जेक्टिव भी बना लोगे और गोल भी बना लोगे। तो इन पॉइंट को ऐसे लिखोगे जैसे फंक्शन ऑफ एनसीपीसीआर, और इसमें आपको ऐसे सारे पॉइंट हैं वो लिख देने हैं यहाँ पे और फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में है वो खुद से आपको समझा देना है, ज़्यादा हार्ड पॉइंट है नहीं।